हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम जो हमारा मॉक टेस्ट था DOLLB एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, ये 2020 एग्ज़ाम्स के लिए है। तो जो हमारा 10 और 11 तारीख को हुआ था, इस वीडियो में हम उसमें से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे और उसके साथ साथ एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी क्वेश्चन में क्वेरीज थी। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और DOLLB एंट्रेंस के अलावा आप और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हमारे चैनल की कुछ इम्पॉर्टेंट PDFs को हमने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिससे काफ़ी सारे मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसका गलत आंसर दिया था। तो ये जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन गिवन बिलो, इसमें मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, लाइन बाय लाइन ही पढ़ रही क्वेश्चन। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में 3 स्टेटमेंट दी जाती हैं, साइलोज्म के क्वेश्चन होते हैं। तो जो 3 इसमें स्टेटमेंट दी गई हैं, उन 3 स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और इसके बाद यहाँ पे आपको 2 सेगमेंट में कंक्लूजन दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जो यहाँ पे आपको ऐसा अल्टरनेटिव चूज़ करना है जहाँ पे जो थर्ड सेगमेंट है, वो थर्ड सेगमेंट क्या करे, लॉजिकली आगे के दोनों जो यहाँ पे टर्म्स है, सेगमेंट्स, उनको डिडक्ट करे, रिड्यूस कर ले। ऐसा ना हो कि किसी एक को करे, लेकिन दोनों को डिड्यूस कर ले। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप साइलोज्म के क्वेश्चंस करें, सबसे पहले ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि नो कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ पे नो नहीं यूज़ हो रहा, यानी कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब हम 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा हमारे पास स्टेटमेंट होती है, तो इस चीज़ को हम सेकंड नंबर पे देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि इनका जो है वेन डायग्राम कैसे बनता है। तो वेन डायग्राम बनाना ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, नो की इज़ डोर, तो कोई भी की जो है वो डोर नहीं है, और सारे डोर जो है वो पेन है, एंड कुछ पेन क्या है, वो हाउस है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ क्लियरली। देखिए, तो यहाँ पे जो की है, ये हमारी की है, कोई भी की जो है वो डोर नहीं है। अब यहाँ पे एक बार में आपका डायग्राम नहीं बनेगा, एक बार पहले आप डायग्राम बनाओगे, फिर उसको रिवर्स में बनाने के बाद जब आप बना लोगे, उसे रिवर्स में आपको चेक करना है कि सही बनाए या गलत बनाए। ऑल डोर्स आर पेन, सभी डोर जो है वो पेन है। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने ऐसे क्यों नहीं बनाया। हम पेन डोर को बाहर और अंदर भी तो रख सकते थे, मतलब पेन को। तो यहाँ पे क्या है कि, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है, सम पेन्स आर हाउस, कुछ पेन क्या है, वो हाउस है। तो अगर हम इस तरीके से बनाते, पेन को अंदर रखते, हाउस को बाहर, डोर को बाहर रखते, तो हम हाउस को नहीं बना सकते थे। तो अब एक काम करते हैं, इस डायग्राम से हम ये तीनों जो हमारी स्टेटमेंट है वो तो हमने बना ली। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने ये डायग्राम ही गलत बनाया है, तो आपका सही आंसर नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम देखेंगे कंक्लूजन, उसमें ये देखना ज़रूरी है कि डायरेक्ट जो कंक्लूजन दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट बताई गई है या नहीं बताई गई है। तो कोई भी जो की है वो हाउस नहीं है, फर्स्ट कंक्लूजन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, की के साथ कहीं पर भी हाउस की बात नहीं की गई है। नो की इज डोर, ऑल डोर्स आर पेन, सम पेन्स आर हाउसेस। तो यहाँ पे कोई भी जो की है वो हाउस नहीं है। ये इस बारे में कोई बात इन्होंने बताई ही नहीं है। ये किस बारे में बात कर रहे हैं, की को यहाँ पे सिर्फ डोर से रिलेट कर रहे हैं और किसी चीज़ से नहीं। तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। अगर हम देखें, सम पेन्स आर डोर्स, तो यहाँ पे कुछ जो पेन है वो क्या है, डोर है। तो यहाँ पे अगर हम हाउस को हटा दें, कीज को हटा दें, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि पेन, इतने पेन जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला डोर नहीं है। तो ये वाला एरिया पेन भी है, डोर भी है।
तो इसमें क्या कर रहा है, ये बाकी के दोनों स्टेटमेंट को भी फॉलो कर रहा है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं, नो, तो हम स्टेटमेंट 1 को अगर देखें, नो की इज डोर, यहाँ पे कोई भी की डोर नहीं है, ऑल डोर्स आर पेन, अगर हम स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं तो ये स्टेटमेंट भी सूट करेगी। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ में करेक्ट जो है वो ऑप्शन सेकेंड फॉलो होगा, फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सिंपल था, क्वेश्चन ऊपर का सेम है। इसके स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें बटन रिवर्स और शर्ट की बात हो रही है। तो कुछ बटन क्या है, वो रिवर्स है, कुछ बटन हमारी वो रिवर्स है, कुछ ये वाला पोर्शन, और इसके साथ सम रिवर्स आर शर्ट, सम रिवर्स आर शर्ट। तो इसी के साथ ही यहाँ पे ऑल शर्ट आर पीपल। अब इसमें सारी शर्ट जो है वो क्या है, पीपल है। तो अब इसका हम एक बार डायग्राम देखते हैं। जैसे कि बटन, कुछ बटन रिवर्स है और कुछ रिवर्स शर्ट है, और जो सारी शर्ट है वो पीपल है। उसने ये बोला है कि सारी शर्ट पीपल है। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि सारे पीपल भी शर्ट है। मान लीजिए 50 शर्ट हैं, 50 शर्ट क्या है, पीपल है, लेकिन यहाँ पे पीपल की गिनती नहीं दी कितने हैं, हो सकता है 10-100 लोग हों। तो इसीलिए जब भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अब इसमें हम देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है। कंक्लूजन कह रहा है कि सम पीपल आर रिवर्स, बिल्कुल ठीक है, कि कुछ जो लोग हैं वो क्या है, रिवर है। अब इसमें सारे ऑप्शंस क्या है, पॉजिटिव हैं, इसमें कोई नेगेटिव ऑप्शन नहीं है, तो हम इसमें सबको कंसीडर करेंगे। सम पीपल आर बटन, कुछ लोग क्या है, बटन है, नहीं है भाई, बटन नहीं है। सम शर्ट आर बटन्स, तो यहाँ पे सम शर्ट्स आर बटन, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे क्लियरली ऑप्शन ए फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 फ्रेंड्स SLMA। इसमें सिंपल, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इसमें हमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं, तो इसको बिल्कुल सिंपल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बनाइए। S इज शॉर्टर देन K, S इज शॉर्टर देन K एंड टॉलर देन R, M इज स्मॉलेस्ट, M सबसे ऊपर है, A इज लिटिल शॉर्टर देन K, A यहाँ पे क्या है, K से छोटा है, तो यहाँ पे A आ जाएगा। एंड टॉलर देन S है, और K से बड़ा, K से छोटा है और S से बड़ा है, तो हमारी ये स्टेटमेंट बनेगी MKASR। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हु हैज़ 2% टॉलर एंड 2% शॉर्टर देन हिम, यानी मिडल नंबर पे पूछ रहा है, तो मिडल नंबर हमारा हो गया A। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है। इस क्वेश्चन को करने की सिंपल एक ट्रिक है, जब आपसे रैंक वाले पूछते हैं, तो यहाँ पे अगर वो पूछ रहा है कि इसमें आप इसको ट्रिक वाइज कैसे भी करके आना टेढ़ा निकाल लोगे, लेकिन अभी इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इन क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है कि आप एकदम चुटकी में अपने टाइम कंज्यूम कर सको। तो यहाँ पे जब सुदेश की रैंक दी गई है 7 टॉप से और बॉटम से, जब टॉप और बॉटम दोनों की रैंक आपको दी जाती है तो आपको क्या करना है, दोनों की रैंक को आप जोड़ दो, ठीक है। जब जैसे कि यहाँ पे 7th रैंक दी गई है और यहाँ पे 28th रैंक दी गई है, तो 28 को जब आप प्लस कर दोगे 7 से, ठीक है, तो जब आप इसको प्लस कर दोगे 7 से, उसके बाद आपको क्या करना है, -1 करना है। दोनों को पहले प्लस करने के बाद -1 करना है, तो यहाँ पे 35 आएगा इनका टोटल। 35 में से हम -1 करेंगे। अगर आपसे किसी भी कंडीशन में पूछ रहा है, आपको दोनों को जोड़ के एक से माइनस करना है, अपना ग्राफ नहीं बनाना है क्लास का कि इतने रैंक हो जाएगा, इतना रैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि सुदेश से पहले 6 बच्चे हैं, फिर सुदेश है, फिर यहाँ पे लास्ट से 28 रैंक है, तो यानी कि 27 बच्चे बचे। ये तो एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर है 34। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो है मेरी मैथ्स की रीजनिंग वाली जो है, उस वीडियो में मैंने इसे कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे रेशियो दिया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन कॉलेज। कॉलेज के अंदर लड़के और लड़कियों का रेशियो 8 है।
जब भी अगर आप रेशियो देख रहे हैं तो रेशियो हटाइए, एक्स लगाइए। एक्स के बिना मैथ्स ज़रूरी नहीं है, होती है लेकिन बहुत एक्स यूज़ होता है। तो इसमें हमें परसेंटेज इनकी इंक्रीज हुई है 20% गर्ल्स की, सॉरी बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बी 20 एंड 10%। तो यहाँ पे काम कर, इस साइड हम सॉल्व करेंगे बॉयज़ की, इस साइड हम सॉल्व करेंगे गर्ल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयज़ का रेशियो 7 है और इनकी परसेंटेज इंक्रीज हुई है 20%। तो 20% इंक्रीज हुई है तो टोटल परसेंटेज होती है 100 में 20% इंक्रीज हुआ है 120%। तो उसी की तरह यहाँ पे हमें गर्ल्स का देखना है। गर्ल्स का 8 है और परसेंटेज इंक्रीज हुई है 110% और यहाँ पे बाय हमारा आ जाएगा 100। अब इनको डिवाइड करना है, 0 से 0, 0 से 0। अब इसको हम कर देंगे 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे 7 और 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे 42/5 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 को 11 से, ये देखिए यहाँ पे 7 बचा था, यहाँ पे 6 बचा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 42/5, 42/5। और यहाँ पे 4 और 11 को हमने मल्टीप्लाई किया तो जिसकी वजह से आ गया 44/5। अब 5 दोनों में कॉमन है और अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्लियरली हमारे पास आ जाएगा दोनों का रेशियो 21/22। तो ये हमारा रेशियो है 21 और 22। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज सब्सटीट्यूट बाय, ये रीजनिंग का है, मैथ्स का नहीं है। कभी आप ए ऐसे करने लग जाओ, a माइनस 26, तो ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे a इज सब्सटीट्यूटेड बाय 26, b बाय 25, सो ऑन अप टू z, विच इज, यहाँ पे विच इज सब्सटीट्यूटेड बाय थोड़ा हाइड हो गया है, विच इज सब्सटीट्यूटेड बाय व्हाट विल बी द सम सब्सटीट्यूटेड बाय 1। अब देखो यहाँ पे क्लियरली जो है ए के लिए ये यूज़ कर रहा है 26, ठीक है, बी के लिए ये यूज़ कर रहा है 25 और ये जेड के लिए यूज़ कर रहा है 1। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो ABCD होती है, ए की रैंक कितनी होती है ABCD में 1, बी की होती है 2 क्योंकि बी दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे ये रिवर्स कर दिया है, यानी कि A to Z में उनकी जो प्लेस वैल्यू है उसको रिवर्स कर दो और रिवर्स करने के बाद जो उनकी प्लेस वैल्यू नई आती है, जैसे ए की 1 होती है, यहाँ पे ए की रिवर्स करके 26 कर दी, बी की 2 होती है उसको रिवर्स करके 25 कर दी। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो फ्राई है, फ्राई की कितनी बनेगी, एफ जो है यहाँ पे कितने नंबर पे आएगा, इसके हिसाब से अगर उल्टा इसको घुमा देंगे तो एफ की रैंक आएगी 21, ठीक है, और उसके बाद आर की आएगी 9 और उसके बाद यहाँ पे ए की यहाँ पे ए की आएगी 26 और उसके बाद वाई की आएगी 2। अब उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, इनका सम पूछ रहा है, सम भी पूछ रहा है ये। तो यहाँ पे दोनों की क्लियर हो गई, फ्राई की क्लियर होने के बाद यहाँ पे इनको अगर हम जोड़ेंगे 21 प्लस में आर की 9 और उसके बाद में ए की 26 और फिर यहाँ पे वाई की जो रैंक है वो है 2। अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 58। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली प्रिपेयर्ड हैंड सैनिटाइजर, वेंटिलेटर्स, N99 मास्क एंड बॉडी सूट्स द बेसिक इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19? DRDO। तो ये DRDO ने किया है इसको, DRDO ऑर्गेनाइजेशन ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे। कैसे प्रिपेयर होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें से पूछ रहा है ये नॉट, कौन सा नहीं होता यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्टरल कॉलेज में। तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते, तो यानी कि बाकी के 3 होते हैं।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लॉन्ग रोप हैज़ टू कट टू मेक 23 स्मॉल पीसेस। एक रोप है, ये रही हमारी रोप, इसको हमें 23 पीसेस पे कट करना है। मेक 23 स्मॉल पीसेस, 23 स्मॉल पीसेस में कट करना है, 23 कट नहीं लगाने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम ये कर दिया, अगर मैं इतना करूँ तो यहाँ पे हमारे कितने कट हो गए, यहाँ पे मुझे कितने कट मिले, 1 2 3, ये पूरा 1 चौथा। तो इस तरह से हमें 23 बनाने हैं। अभी इसको डबल कर दो। अभी क्या बोल रहा है, इफ़ इट इज़ डबल फोल्डेड, अगर इसे डबल फोल्ड कर दिया तो स्टार्ट विथ हाउ मैनी टाइम्स डज इट नीड टू बी कट। तो इसको जब डबल करते हैं तो डबल करने के बाद 23 पीसेस करने, तो 11 पीसेस यहाँ आएंगे, 11 पीसेस यहाँ आएंगे, बचा हुआ एक पीस क्या होगा, यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा। अगर हम इसको डबल कर देंगे तो हमें कितने कट देने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे 23 को डिवाइडेड बाय 2 और -1। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर डबल बोल रहा है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 होगा, ट्रिपल बोल रहा है तो 3 होगा। तो यहाँ पे इस तरह से करना है, और इसमें डिवाइडेड बाय डबल है तो 2 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे रिपीट 1 होगा क्योंकि डबल हो रहा है तो -1 होगा। तो यहाँ पे हम इसको 2 से करेंगे, तो इसके बाद क्या करना है हमें, 23 में से 1 गए 22 बाय 2। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो है पार्ट 4 में डील करता है। आर्टिकल 35 से लेके हम इसको देखते हैं आर्टिकल 51 तक। तो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है, ए पार्ट है, बी भी पार्ट है, डी भी पार्ट है। जो पार्ट नहीं है वो है अडल्ट एजुकेशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो आंसर है वो है आंसर डी, आंसर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वॉलंटियरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर IPC इंडियन पिनल कोड 1860। तो यहाँ पे ये जो है एसिड अटैक वाला, ये क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में भी आया था, तो उसके थ्रू उसमें कुछ चेंजेस में इसको भी ऐड किया गया था, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है कि जो सेक्शंस होते हैं वो नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर देखें तो उसमें सेक्शंस को भी कुछ सेक्शंस को पूछा गया है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को प्रिपेयर करते चलें। तो उसके बाद यहाँ पे एसिड जो है, थ्रो एसिड, ये किस में ऑफेंस पनिशेबल है, IPC सेक्शन 326B में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशल जस्टिस। और यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के बेस्ड पे हो सकती है रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ये कौन से फंडामेंटल राइट में फॉल करता है। तो ये सबसे पहले लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 में फॉल करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर काफ़ी सारे सब क्लोजेज हैं और काफ़ी सारे छोटे छोटे ऐसे राइट्स के बारे में बात की गई है जो राइट टू लिबर्टी, यानी कि हमारी लिबर्टी और हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस यहाँ पे अगर हम देखें इस राइट से रिलेटेड, इस आर्टिकल से रिलेटेड काफ़ी सारे केस लॉज भी हैं, जो सभी केस लॉज इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट ओबेरिमा फाइट, ओबेरिमा फाइट का मतलब होता है एटमोस्ट गुड फेथ। उसके बाद यहाँ पे कुछ आता है बोनाफाइड, मेलाफाइड। अगर बोनाफाइड है यहाँ पे ये एक वर्ड आता है बोना। सबसे पहले फाइट का मतलब यहाँ पे होता है कि फेथ, इंटेंशन। अगर बोनाफाइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड फेथ। अगर आपका यहाँ पे मेलाफाइड है तो मेलाफाइड में आपका क्या हो जाएगा, बैड इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑल इम्पॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी हैड 2 डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एंड लॉयर्स अलॉन्ग विद द डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ यहाँ पे कौन से 2 जूरिस्ट और लॉयर इनकी कमेटी में थे। तो सबसे पहले जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके हेड भी जो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी रहे हैं। तो उनके साथ यहाँ पे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर
और KM मुंशी भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलीगल सिग्निफाइज। यहाँ पे इलीगल का क्या मतलब होता है? जनरली हम इलीगल में देखते हैं कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, इसको भी आंसर काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत दिया है इसका आंसर। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बी लगाया है इसका, कि एवरीथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। बट जैसे मैं और भी हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज चलती है तो उसमें ये चीज़ मैंने क्लियर की है कि आप एक भी आंसर मार्क करने से पहले आप सारे ऑप्शंस को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एक ऑप्शन हमें एक नज़र में कई बार सही लगता है, बट आपको सारा पढ़ना है क्योंकि कुछ गलती ना हो। तो जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा, अगर आप सारा पढ़ रहे हो तो आप समझ जाते कि ऑल ऑफ द एबव है, तो यहाँ पे जो ऑफेंस है वो भी इलीगल कहलाएगा। और एवरीथिंग विच इज़ फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, तो वो भी ऑल ऑफ द एबव कहलाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ ये होती है कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑल ऑफ द एबव दे रखा है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो आपको ऑल ऑफ द एबव है, और बाकी के 3 ऑप्शंस में से आपको ये कंफर्म है कि आपके क्या है कि 2 तो हैं ही, तीसरे का आपको आइडिया नहीं है, आपको 2 श्योर हो कि ये 2 श्योर का, इन दोनों का मतलब क्वेश्चन से है, तो आप ऑल ऑफ द एबव लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप 2 में श्योर हो, 100% श्योर होना ज़रूरी है, तो तीसरा अपने आप ही इसके साथ होगा, तभी ऑल ऑफ द एबव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th शेड्यूल इज कंसर्न विथ। 7th शेड्यूल जो है किसके बारे में बात करती है? तो 7th जो शेड्यूल है वो पार्टीशन टू पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के बारे में बात करती है। और यहाँ पे शेड्यूल जो है हमारी 12 शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल से रिलेटेड आपको सारे शेड्यूल, सारे अमेंडमेंट और सारे केसेस भी, अमेंडमेंट भी और ईयर भी सारे आपको पता होने चाहिए, और इनके नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि द कोर्ट लेड डाउन बेसिक गाइडलाइंस फॉर पावर ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन SR बोमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस। इस केस में ये बात हुई है। इसके साथ मिनर्वा मिन्स और यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, तो टू एज्यूम एयर ऑन। टू एज्यूम एयर ऑन का क्या मतलब है कि टू हैव अ हॉटी ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ। किसी के बारे में बहुत ज़्यादा हॉटी ओपिनियंस होते हैं, तो यहाँ पे उसे क्या बोला जाता है? टू एज्यूम एयर ऑन। तो ये क्वेश्चन जो कॉन्ट्रैक्ट का है ये मोस्टली बच्चों ने करेक्ट किया है। अ स्पेसिफिक ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। मान लीजिए ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें अपनी कार जो है वो बेचना चाहता हूँ 1 लाख में, तो बी ने इस ऑफर को सिर्फ बी ही एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट करे या ना करे ये बी के ऊपर है। बी के अलावा या बी के बिहाफ पे इसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वहीं अगर हम जर्नल ऑफर देखते हैं, जर्नल ऑफर में क्या होता है कि कोई भी पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो जर्नल ऑफर ये होता है, जैसे कि हर एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि एक जो है डे पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं डे पे। तो यहाँ पे इंटरनेशनल टबैको डे 31 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर आर 2 ऑब्लिगेशंस ऑन ईच पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब ऑब्लिगेशंस हर पार्टी पे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंग्लिश का है, इसमें से कौन जो है वो एसोसिएटेड है मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब्ड? तो वो है यहाँ पे साइकोपैथेटिक। तो इसके साथ ही यहाँ पे बाकी के मैं आपको पहला जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है कि साइकोलॉजिकल, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम देखें तो साइको का मतलब यहाँ पे क्या है कि मन से रिलेट कर रहा है, तो आपको इसको समझने में आसानी होनी चाहिए। जब इसमें रूट वर्ड, इंग्लिश को करने के लिए हमें जितने ज़्यादा रूट वर्ड्स पता होंगे हम उतने ज़्यादा जो है आंसर्स को सही कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे इसमें सारे साइको से स्टार्ट हो रहे हैं,
तो आपको उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और हम जब आपको स्कोर देंगे तो हम उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जितना आपका स्कोर आएगा आपको उसमें अपने स्कोर में आप नेगेटिव उतने क्वेश्चंस को माइनस करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो है इसके बाद अगर हम देखें कि साइको एनालिटिकल का क्या मतलब होता है, कि जो मनोवैश्लेषिक रूप से यानी कि पूरे उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिटिकल करते हैं, वो होते हैं। अब उसके बाद जो पेन रीडिंग करते हैं, हाथ की रीडिंग करते हैं, उसके बाद उसको प्रेडिक्ट करते हैं, तो वो होते हैं क्रोमेंसी। नेक्स्ट हमारा जो केस है वो क्या है कि लैंडमार्क केस है, जिसे फॉर्मर चीफ ऑफ द पुलिस ऑफ द स्टेट, जिसमें क्या हुए थे, वो गिल्टी हुए थे असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के लिए। और वो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स किस लिए थी, टू वीमेन पे विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। तो ये बहुत फेमस केस है। इस केस का नाम है श्री KPS गिल वर्सेस रूपन देओल बजाज। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा बॉइलिंग टॉपिक चल रहा है प्रशांत भूषण के ट्वीट पे, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुई मोटो कॉग्निजेंस दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो रजिस्टर्ड किया। तो यहाँ पे दोनों साइड से जो जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसके साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे क्वेश्चन आना बनता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं। तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो विलफुली होता है, जैसे कि आप कोर्ट के ऑर्डर को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हो, डिसओबे कर देते हो। बट क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या होता है कि आप उनके अगेंस्ट कुछ पोस्ट करते हो। तो जैसे कि प्रशांत भूषण को जो यहाँ पे ट्वीट था वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में फॉल करता है, वो सिविल में फॉल नहीं करता, क्योंकि वो पब्लिकेशन था। दो जो ट्वीट पोस्ट थे वो पब्लिकेशंस थे। तो यहाँ पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसके अगेंस्ट पनिश करने की पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और इससे रिलेटेड स्पेशल पावर्स जो हैं वो ज़्यादा हाई कोर्ट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से केस में ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था, तो इसमें बेरूबरी यूनियन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो है केशवानंद भारती ये वाला रिपीट हो गया था। करेक्ट ऑप्शन ए है इसका, जिसमें ये बोला गया था कि प्रेम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फ्रॉड कब होता है, फ्रॉड जब होता है ऐसा एक्ट जिसमें इंटेंशन हो जो दूसरी पार्टी से आप कुछ रिसीव करो, या एक्चुअल कंसीलमेंट हो कि आप कुछ रिसीव कर रहे हो, और यहाँ पे इंटेंशन बहुत मैटर करती है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, बोथ एन एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ डिसीव अनदर पार्टी एंड एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने इसको भी गलत किया है। प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपको सब आता है लेकिन आप एनालाइज करते हो, जिसकी वजह से गलती हो जाती है, या आप ढंग से एनालाइज नहीं करते और सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ते नहीं हो। तो बस यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें जो है एक्सेप्शन कौन सा है प्रिविटी रूल के, तो प्रिविटी रूल के जो है वो सारे ही एक्सेप्शंस हैं, ये तीनों एक्सेप्शंस हैं। तो ये जो है प्रिविटी ऑफ रूल, इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, तो इसके एक्सेप्शन में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज बोरोव्ड फ्रॉम यूके। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूके से आया है। तो आपको इसमें एग्जैक्ट क्या पेपर आएगा ये तो हमने नहीं सोच के बनाया है, बट हाँ ये होता है कि जैसे कि आप जहाँ से भी मूव करते हैं सबका यही मेन मोटिव होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है उसके लिए तैयार किया जाए। तो जैसे कि ये है तो इसमें सोर्सेस पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि इससे जो यूके से हमने जो लिया है वो ना पूछ के किसी और कंट्री से हमने क्या लिया है ये पूछा जाए। तो आपको सारे सोर्सेस पता होने चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रपोजल से स्टार्ट होता है। अगर प्रपोजल जो है वो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ कमीशन की रिपोर्ट। लॉ कमीशन की इतनी रिपोर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ही पूछी जाती हैं। ज़्यादातर जो करंट लॉ कमीशन चलता है उसकी रिपोर्ट पूछी जाती है, या बहुत ज़्यादा बॉइलिंग जो होता है उसकी रिपोर्ट पूछी जाती है।
तो जो 277 लॉ कमीशन रिपोर्ट है वो रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन से रिलेट करती है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, जिसमें लीगल रेमेडीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फेसबुक ने एक यहाँ पे थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग लॉन्च किया है। तो फेसबुक हैज लॉन्चेस अ थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग इन बांग्लादेश इन पार्टनरशिप विथ। तो यहाँ पे ये किसके साथ पार्टनरशिप की है फेसबुक ने, तो उसका नाम है बूम फैक्ट चेक। इनके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करके स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज अनवील्ड अ 5T प्लान टू फाइट कोविड-19। तो कोविड-19 जो है, जिस टाइम ये वीडियो बन रही है अभी ये मतलब ट्रेंड में है कि रशिया ने टीका बना लिया है, वैक्सीन बना लिया है। बाकी डिटेल्स टाइम के साथ जो है वो अपडेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड 5T प्लान जो है कौन सी स्टेट ने चलाया था, वो है दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI के यहाँ पे मेंबर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो AD जनक राज अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पे कौन वो पर्सन है जिन्होंने UK चिल्ड्रंस बुक अवार्ड जीता है, तो वो जसबिंदर बिलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो है आइका बॉग एक बुक है, इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर हैं JK रॉलिंग। इनमें से कौन हु अमंग द फॉलोइंग विल हेड द कमेटी टू रिफॉर्म द ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम, ये राजेश भूषण है। इसके साथ ही कमेटीज़ और कमीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जजमेंट, रिसेंट केसेस, ये बहुत पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेन थिंग ये है कि आपको अपनी तरफ से कोई भी सेक्शन स्किप नहीं करना, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि जिस तरह से DU का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम और जो और प्रीवियस ईयर पैटर्न है, तो कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको अपनी तरफ से सारा प्रिपेयर करना है कि कोई सा भी सेक्शन ज़्यादा पूछा जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों को बोरिंग लगता है और ये काफ़ी लोगों का गलत भी है। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें दी है। तो 4 men and 5 boy कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तो यहाँ पे 4 जो मैन हैं, 5 जो बॉय हैं, वो एक काम को 20 दिन में करते हैं, और वहीं पर अगर 5 आदमी और 4 लड़के जो हैं उस काम को 16 दिन में करते हैं। अब हमें बताना है कि 4 आदमी और 3 लड़के कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हमें क्या मान लेना है, अगेन हम एक्स पे चले जाते हैं। अगर मैन है, मैन के वर्क को हम पर डे मान लेंगे एक्स, लड़कों के वर्क को पर डे मान लेंगे वाई। ठीक है, एक्स और वाई हमने मान लिया, हम एक्स और वाई को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग वे में। चलिए हम इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन को एक साथ दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन जो है कि हमें क्या करना है, मैन का पर डे वर्क एक्स, बॉय का पर डे वर्क वाई। अब इसमें हम अगर इक्वेशन देखें कि यहाँ पे देखना ज़रूरी है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है कि 4 मैन 5 बॉय। ठीक है, और यहाँ पे मैन क्या है, पहले में 4 मैन है पहले और दूसरे वाले में 5 मैन है। तो कुल मिला के हम दोनों दिन का निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि 4 और 5, और नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे बॉय की क्या चेंज हो गई है, बॉय पहले 5 थे और बाद में 4 हो गए, पहले 5 थे बाद में 4 हो गए। 4x क्योंकि मैन का वर्क था, पहले जो है यहाँ पे 4x और 5 वाई, यानी कि 4 जो है आदमी और 5 लड़के, इन्होंने वर्क किया है 20 दिन तक। तो 1/20 इनका वर्क हो गया। और नेक्स्ट में क्या, नेक्स्ट केस में जो 5 यहाँ पे लड़के हैं और 5 यहाँ पे, हाँ 5 मैन हैं और 4 लड़के हैं, इन्होंने मिलकर काम किया है 16 डेज में। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे पाते हैं कि x यानी कि जो मैन है उनका काम 1/80 है, 1/80, और y की वैल्यू यहाँ पे 0, यानी कि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा काम नहीं हो रहा है इनकी तरफ से, लड़कों की तरफ से काम बिल्कुल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि ये कितने दिन में 4 मैन और 3 लड़के कितना दिन, एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 को किससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
180, 1/80 तो यहाँ पे क्या है, एक आदमी एक दिन में काम कर रहा है और 0 काम यहाँ पे एक दिन में क्या कर रहे हैं, वो लड़के कर रहे हैं। तो इसके साथ यहाँ पे हमें 4 दिन का निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 दिन में लड़कों ने कितना काम किया है, 4 दिन बाय यहाँ पे 80 और इसके साथ ही 3 लड़के हैं, तो लड़कों को एक दिन में कितने हैं, लड़कों ने एक दिन में कितना काम किया, 0। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, प्लस करना है हमें, इनको हम डिवाइड करेंगे, हमें कितना आ जाएगा आंसर 20, 1/20। हमारा जो आंसर है वो कितना आया, 1/20, यानी कि 4 आदमी और 3 लड़के एक दिन में 20 काम करते हैं, 20 दिन में पूरा काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक दिन क्या होता है, ये इसमें उदय और विशाल ये दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। उदय और विशाल आपस में बैठे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो फेस टू फेस यहाँ पे उदय का फेस किस तरफ होगा, इस तरफ, और विशाल का फेस इस तरफ। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक फिश बना लेते हैं जिसको दोनों देख रहे हैं, ठीक है। अब फेस टू फेस बैठे हैं, विशाल शेडो वाज एग्जैक्टली टू लेफ्ट ऑफ उदय। उदय इस फिश को देख रहा है तो उदय का लेफ्ट इस तरफ होगा, विशाल जो है वो क्या कर रहा है, विशाल की शेडो इस तरफ पड़ रही है। मॉर्निंग है, मॉर्निंग में विशाल की शेडो इस तरफ पड़ रही है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ साइड होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पे नॉर्थ अलग होगी। तो अब देखते हैं इसमें कौन सी डायरेक्शन में उदय का फेस है। शेडो इस तरफ पड़ रही है मॉर्निंग में, इसके लेफ्ट की तरफ, तो यानी सूरज यहाँ से उग रहा है अभी, ठीक है। सूरज जब यहाँ से उग रहा है, सूरज यहाँ से उग रहा है, तभी इसके जो उदय की परछाई, इनकी परछाई इस तरफ पड़ रही है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, साउथ, और यहाँ पे साइड हो जाएगी नॉर्थ। तो उदय का फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एवरेज वाला क्वेश्चन है। तो द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg। तो यहाँ पे क्या है कि 8 लोगों का वेट जो है वो 2.5 किलो बढ़ जाता है, एवरेज बढ़ जाती है। तो 8 लोगों की एवरेज इतनी बढ़ गई, तो अगर हमें इसका वेट निकालना हो एवरेज के अलावा, तो हमें क्या करना होता है, इस पर्सन को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, हमें मिला 20। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि जब एक पर्सन इनके ग्रुप में ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे ऐड होता है और दूसरा क्या होता है, एक नया पर्सन भी ऐड होता है और पिछला पर्सन चला जाता है। तो पिछला पर्सन जो जाता है उसका वेट 65 kg होता है। तो यहाँ पे जो पर्सन ऐड हुआ है तो 20% बढ़ा है, तो उसके बाद जो पहले के जाने के बाद यानी 65 निकलने के बाद 20% ऐड हुआ है, तो आपको नए वाले पर्सन का वेट बताना है। तो 65 तो निकल गया, 65 जाने के बाद ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसके आने के बाद भी कितनी एवरेज बढ़ी है, 2.5 किलो बढ़ी है, और इसके साथ 2.5 किलो के साथ यहाँ पे 8 लोगों की 2.5 किलो बढ़ी है, यानी कि टोटल वेट 20 किलो बढ़ा है। तो 65 में 20 जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 85। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ABCD। सबको पैसे मिल गए, सबके पैसों का रेशियो क्या है, ABCD। इनका रेशियो है 5, 2, 4, 3, ये इनका रेशियो है। तो C को अगर 1000 मिले हैं, C को 1000 मिले, और इफ C गेट्स 1000 मोर देन D, जितने D को मिले हैं C को उससे 1000 ज़्यादा मिले हैं, यानी कि इन दोनों में अंतर कितना है, 1000। तो दोनों का रेशियो में फ़र्क कितना है, दोनों के रेशियो में 1 का फ़र्क है, यानी एक रेशियो की कीमत कितनी है, 1000। तो यहाँ पे B के शेयर बताने हैं। जब एक रेशियो की कीमत 1000 है तो B का रेशियो 2 है, तो B के रेशियो की कीमत हो जाएगी 2000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्पेस क्राफ्ट जो मार्स पे पहुंचा वो है विकिंग 1। ये काफ़ी सारे बच्चों का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन इज 5 years एल्डर देन हिज वाइफ। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं।
हमें यहाँ पे एक्सेस कुछ नहीं मानना, बहुत इजी वे में करेंगे। सबसे पहले मैन की बात हो रही है, मैन बना लेते हैं। मैन बना लिया हमने, ड्राइंग नहीं बनानी, लिखना है। मैन जो है 5 ईयर बड़ा है, 5 साल बड़ा है अपनी वाइफ से। वाइफ का डब्ल्यू बना लिया। शी इज़ नाउ 3 times द एज ऑफ देयर डॉटर। अब जो वाइफ है वो 3 गुना बड़ी है अपनी बेटी से, यानी कि 3D। अब डॉटर की एज कितनी है? 10। डॉटर की एज 10 है। बस अब हमें कुछ नहीं करना। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम डायरेक्ट उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब डॉटर पैदा हुई तो उसके पिता की एज कितनी थी। अभी हम प्रेजेंट एज निकालते हैं। अब हमने स्टार्टिंग से एंड तक गए, अब रिवर्स में जाते हैं। डॉटर 10 साल की है तो यहाँ पे वाइफ कितने साल की होगी? 3D, यानी कि डॉटर की एज से 3 गुना, यानी कि 30 साल। वाइफ 30 साल। यहाँ पे वो मैन जो है अपनी बीवी से कितना बड़ा है? 5 साल बड़ा है। ठीक है, तो 30 और 5 कितने हो गए? 35। ये 35 का है, ये 30 की है, ये 10 की है। अब हमें क्या बताना है कि जब लड़की पैदा हुई तो यहाँ पे उसके पिता कितने साल के थे? 10 साल की अब लड़की है तो पिता 35 के हैं। तो जब लड़की 0 साल की थी, यानी जब पैदा हुई थी, तो पिता की एज कितनी थी? 25 साल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड डिज़ाइन पता नहीं क्यों लगाया है। तो खैर, तो व्हाट प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट? तो उसका आंसर है कॉपीराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स नो वाई सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिसीज इन विच ही कैन डाई इफ गिवन अ सिंपल ब्लो। अगर वाई को थोड़ा सा भी मारा जाए तो उसकी डिसीज ऐसी है कि वो मर जाएगा, और एक्स इस बात को जानता है बहुत अच्छे से। एक्स क्या करता है? एक्स causes a simple blow to y with an intention to cause bodily injury। likely to cause injury नहीं है यहाँ पे, intention to cause injury है। ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ड likely आ जाता है, अगर वर्ड likely आ रहा है तो डायरेक्ट मर्डर नहीं होता, वो कल्पेबल में आ जाएगा या वो कम सीरियस हो जाता है। ऑफेंस हो सकता है सीरियस कमिट हो जाए, लेकिन उसको थोड़ा सा जो है वो सीरियसनेस से डिफेंस मिल जाता है। वाई मर जाता है, एक्स इज गिल्टी ऑफ, बिल्कुल मर्डर के लिए गिल्टी होगा। अब ये मर्डर के लिए क्यों गिल्टी होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसमें एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि अ मैन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर डिसऑर्डर, वो क्या कर रहा है? या तो उसको कोई डिसऑर्डर है, डिसीज है, बॉडीली इन्फर्मिटी है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर उसको थोड़ा सा भी आप हार्म पहुँचाते हो तो उसकी डेथ हो सकती है, और आप उस चीज़ को क्या करते हो? जानते हो, फिर भी आप ऐसा करते हो, तो यहाँ पे आप मर्डर के लिए लाइबल होगे। तो चाहे उसकी इंटेंशन हो चाहे ना हो, यहाँ पे अगर उसको नॉलेज है तो वो लाइबल होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईजियर को जो है यहाँ पे किस तरह से लिखा जा रहा है? TGKUCG। तो कटर को किस तरह से लिखा जाएगा? तो यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे क्या किया गया है? जो ये वर्ड है, इस वर्ड में +2 करा है। हर वर्ड में +2 करके उसको रिवर्स किया है। तो जैसे कि ई में +2 किया तो कितना आया? EFG। और ए में +2 किया तो C आया। एस में प्लस यहाँ पे किया +2 तो वो आया U। और आई में +2 किया तो आया K। ई में +2 किया तो अगेन आया G। आर में +2 किया तो यहाँ पे आया RST। अब उसके बाद यहाँ पे इनको क्या कर दिया गया? रिवर्स कर दिया गया है। TGKJCG। तो ये इसको रिवर्स किया गया है, इसीलिए कटर को जो है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? TGVWW। नेक्स्ट है, जब ऐसे डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं, क्लॉकवाइज है कैसे भी, आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी एक डायरेक्शंस बना लेनी है कि नॉर्थ कौन सी है और साउथ कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, और इसके साथ ही यहाँ पे नॉर्थ और साउथ के साथ यहाँ पे वेस्ट हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि एक मैन जिसका फेस वेस्ट की तरफ है,
ये मैन है, इसका फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है। अब इसमें वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉक जो है हमारी इस तरफ से घूमती है, ऐसे घूमती है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री वो यहाँ तक पहुँचेगा। आप सुंदर सुंदर बनाइएगा। क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर उसके बाद 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। इन सेम डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज चल रही थी, 180 डिग्री सेम डायरेक्शन, यानी कि वो कौन सा साइड में आ गया, इस तरफ आ गया 180 डिग्री। अब वो बोल रहा है देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी जैसे हमारी उल्टी घूम रही है। तो यहाँ पे अब वो कितना हमें 270 घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ से घुमाना है। तो इस तरफ से हम 180 यहाँ तक पहुँच गए। 180 के बाद कितना वो बोल रहा है 270 हम यहाँ पहुँच गए। 270 यहाँ पहुँचने के बाद अब वो क्या कह रहा है कि व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। यहाँ पहुँच गया, अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब वो फेस कर रहा है साउथ वेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द 3, 7, 9 एंड 11। तो करेक्ट आंसर है हमारा 2079। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म एज अ चाइल्ड ऑफ वार। चाइल्ड ऑफ वार जो है वो लीग ऑफ नेशंस को बोला जाता है। लीग ऑफ नेशंस के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन द पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट। तो ये पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास होती है कि वो क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। वो रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो पूरी तरह से रीजनेबल होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में गिवन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द बिल रिलेटेड टू टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट की बात हो रही है, न्यू फॉर्मेशन की नहीं, इंडियन स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की। तो उसमें आर्टिकल 2 और 3 उस बारे में बात करता है। तो ये कौन सी टाइप की जो मेजॉरिटी इसके लिए चाहिए होती है, तो वो जो मेजॉरिटी है वो है सिंपल मेजॉरिटी। उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अ फेडरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड फेडरेशन इज मेंशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरेशन वर्ड जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, फ्लेक्सिबल है, रिगिड है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन सी है। सिंपल बात है, जब रिटन है तो अनरिटन होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंडामेंटल राइट्स को इनवॉयलेबल जो है वो इनवॉयलेबल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से केस में डिक्लेयर किया गया था, तो वो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूड। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये जो है आर्टिकल सी में, आर्टिकल 21 में गिवन है और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कमेटी विच रिकमेंड द प्रेसिडेंट टू इंडिया रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये स्पीकर होता है, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होते हैं, बट यूनियन लॉ मिनिस्टर नहीं होते। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कोर्ट लेड डाउन बेसिक गाइडलाइंस फॉर पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। तो यहाँ पे पावर ऑफ प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड कौन से केस में गाइडलाइंस गिवन है, वो ASR भूमि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केस इज नॉन एज मंडल केस। मंडल केस जो है इंदिरा साहनी वाले केस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच लैंडमार्क लीगल केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट इंश्योर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से केस में ये कहा गया है
कि जो यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट हैं इनको अमेंड किया जा सकता है, तो पार्लियामेंट के पास ये राइट है। ये शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में कहा गया था, और ये वाला जो केस है ये हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज भी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू लॉन्च आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम फ्रॉम 1 जुलाई 2020। तो ये जो है छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें से कौन जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश बने हैं, और ये 23 मार्च 2020 को बने हैं। तो इसके साथ जो है काफ़ी और आर्टिकल जो गवर्नेंस चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है वो भी बहुत ज़्यादा बॉइलिंग हुए हैं, क्योंकि जब ये बने थे तो ये लेजिस्लेटिव जो यहाँ पे असेंबली हैं उनके मेंबर नहीं थे, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है शिवराज सिंह चौहान। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो वो श्री रागनाथ मिश्रा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बालकृष्ण पता नहीं क्यों लगाया, बट करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगेन फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है कि इसमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट के साथ आपको कंक्लूजन बताना है कौन सा फॉलो करेगा। सम केबल्स आर कीबोर्ड, ऑल केबल्स आर मॉनिटर। तो इसका ग्राफ इसकी पिक्चर देखते हैं कैसे बनेगी। तो इसकी पिक्चर ऐसी है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि केबल्स, कुछ केबल्स क्या है, ये वाला पोर्शन आप देखिए, कुछ केबल्स क्या है कीबोर्ड हैं, और सारी केबल्स जो है वो मॉनिटर हैं। अब ये जो है मॉनिटर का ग्राफ, मॉनिटर का जो डायग्राम है केबल से अलग बना है, इसको जो है केबल के ऊपर मॉनिटर को क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि ये अगेन कह रहा है कि सारी जो यहाँ पे सारे केबल्स हैं वो मॉनिटर हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि सारे मॉनिटर भी केबल हैं, इसीलिए इसको अलग बनाया है। केबल अलग है, कीबोर्ड अलग है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम मॉनिटर आर कीबोर्ड। सब मॉनिटर क्या है, इसमें कुछ जो मॉनिटर है वो कीबोर्ड है, और ये वाले जो मॉनिटर हैं ये कीबोर्ड हैं। यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है, क्योंकि ये अगर हम देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये तीनों हैं। सम मॉनिटर्स आर नॉट कीबोर्ड। इस क्वेश्चन में जब आपको दो स्टेटमेंट दी जाती हैं और कंक्लूजन बताना होता है, बहुत सिंपल फैक्ट है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वही फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बेट्रे द नेशन इज एन ऑफेंस एंड पनिशेबल अंडर डेथ, दैट इज प्रिजन। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सेडिशन लगाया, बट सेडिशन क्या होता है कि देशद्रोही जो होते हैं, देश विद्रोही जो सरकार को क्या करते हैं, लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काते हैं, तो उनको सेडिशन बोला जाता है। जो देशद्रोही हो जाते हैं वो एक तरीके से एंटी नेशनलिटी में आ जाते हैं, ये इनमें थोड़ा फर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी पर्सन मे यूज रीजनेबल फोर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी। तो कोई पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है। और सेकंड जो यहाँ पे प्रिंसिपल है वो इस बारे में बात कर रहा है कि द फोर्स एम्प्लॉयड मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए कि डेंजर को एप्रीहेंड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा और आप सेल्फ डिफेंस में उस पर गोली चला दो, ऐसा नहीं है। लेकिन फर्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो। दोनों में अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट और रीजनेबल की बात की गई है। बस आपको अपना आंसर इन्हीं दो वर्ड को ध्यान में रख के देना है। तो क्वेश्चन आप मॉक के वक्त पढ़ चुके होंगे, हम डायरेक्ट इसमें आगे बात करते हैं। तो जैसे कि इसमें यहाँ पे एक मेन चीज़ इसमें रीजनेबिलिटी क्या है कि जब यहाँ पे कृष्णा रोड पे जा रहा था और मुनियान आया यहाँ पे और उसने उसको चाकू दिखाया और बोला योर लाइफ और योर पर्स, तो उसके बाद यहाँ पे कृष्णा पुल आउट हिज रिवॉल्वर, और जब उसने मुनियान ने देखा और वो मुनियान भाग गया। जैसे ही यहाँ पे कृष्णा ने पुल आउट इसकी रिवॉल्वर कर दी और मुनियान यहाँ से भागना शुरू कर दिया, रन शुरू किया, वहीं से कृष्णा का जो क्या था उसका खतरा, डेंजर जो था वो खत्म हो गया।
तो उसको कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कृष्णा ने उसके लेग को जो है वो शूट कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है कि जब मुनियान वहाँ से भाग रहा था तो कोई भी थ्रेट और डेंजर कृष्णा की प्रॉपर्टी को और कृष्णा को नहीं था, तो इसीलिए कृष्णा जो है वो लाइबल होगा और पनिश्ड भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीगल प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अगर लॉ कह रहा है कि आप उस चीज़ को करो और अगर वो पर्सन उस चीज़ को कर रहा है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम इनकाउंटर्स वगैरह देखते हैं तो कुछ राइट्स जो हैं वो गिवन होते हैं। तो फैक्ट क्या कहता है इसका कि अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अप्रीहेंड करता है रोहन को, हु हैज़ कमिटेड मर्डर एंड इज़ रनिंग फॉर कवर। तो वो छुपने के लिए भाग रहा होता है मर्डर करके। तो जैसे कि कुछ ऑफेंस होते हैं कॉग्निजेबल होते हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, कुछ में ऑफेंस के वारंट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ में नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ए जो है वो गिल्टी होगा या नहीं, वो नहीं होगा गिल्टी, क्योंकि ए इज़ नॉट गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, वो उसको रॉन्गफुल कन्फाइन करने के लिए गिल्टी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे ये कह रहा है कि काउंटर ऑफर की बात कर रहा है कि द काउंटर ऑफर डजेंट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग। तो अमन जो है वो ऑफर करता है रोल्स रॉयसी को कि 1500 में टू शियोमी। फैक्ट क्या कह रहे हैं, अमन ऑफर टू सेल अ रोल्स रॉयस फॉर $1500 टू शियोमी। और वो क्या कहता है, शियोमी क्या कहता है उसको, जिसको वो सेल करने के लिए कहता है 800 रुपये में। उसके बाद अमन जब रिफ्यूज़ करता है, लेकिन तभी यहाँ पे शियोमी जो है वो $1500 में मान जाता है, लेकिन जो शियोमी है उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद अमन क्या करता है, अगेन उसे डिक्लाइन कर देता है। और वो डिक्लाइन किस बेसिस पे करता है, अमन डिक्लाइन टू अरे to his original offer and Xiaomi tried to obtain specific performance in the court। तो यहाँ पे अमन जो है ओरिजिनल ऑफर नहीं मानता उसे, और यहाँ पे Xiaomi जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में जाता है। तो करेक्ट यहाँ पे क्या होगा कि अमन जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्म करने के लिए लाइबल है, क्योंकि यहाँ पे Xiaomi ने जो है उसके 1500 वाले ऑफर को एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन्ड बाय क्विड प्रो क्यो। इसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग और समथिंग इन रिटर्न। तो क्विड प्रो क्यो का यही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो अनलॉफुल कंसिडरेशन से बनेगा वो वॉइड होगा लॉ के अंडर में। तो गगन एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है निखिल के साथ, जिसमें वो क्या करता है, उसकी वाइफ के मर्डर के लिए आता है। गगन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with Nikhil to murder his wife प्रीति for a sum of rupees 5 लाख। 5 लाख के लिए गगन एग्री हो जाता है पे करने के लिए निखिल को इन रिटर्न ऑफ मर्डर, कि अगर निखिल जो है उसकी वाइफ का मर्डर कर देगा, प्रीति का मर्डर कर देगा, तो उसको कितने देगा, वो 5 लाख रुपए देगा। क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे कंसिडरेशन जो है अब देखनी है लॉफुल है नहीं है। तो यहाँ पे जब ऑप्शंस आप देखोगे तो सारे ऑप्शंस के बाद जो करेक्ट जो हमारा ऑप्शन है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, क्योंकि ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है। इस केस में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कंसिडरेशन जो इसमें गिवन है वो किसके लिए है, मर्डरिंग टू प्रीति इज़ अनलॉफुल। किसी के मर्डर करने के लिए अगर तुम क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो और वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता, तो आप कोर्ट के सामने ये जाके नहीं बोल सकते कि मुझे इसने मर्डर करने के लिए दिया था और मैंने मर्डर कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या है कि वो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन सब कुछ लॉफुल होना चाहिए। नो ऑब्लिगेशन राइज आउट ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो उसकी ऑब्लिगेशंस जो है यहाँ पे वो नहीं, आप उस पर ऑब्लिगेशंस नहीं उठा सकते। तो जैसे कि इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 24 इस बारे में बात करता है कि जिसकी कंसिडरेशन अनलॉफुल होती है वो वॉइड होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। जब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सेम बिकम्स
इम्पॉसिबल, अगर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो जाती है किसी सर्कमस्टांस की वजह से, तो यहाँ पे उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। रवि ऑफर्स टू बाय द हॉर्स ऑफ अर्जुन फॉर अ प्राइस ऑफ ₹10 लाख। तो यहाँ पे क्या करता है, रवि ऑफर करता है किसके लिए, टू बाय द हॉर्स, हॉर्स खरीदने के लिए, अर्जुन का हॉर्स खरीदने के लिए 10 लाख रुपए में। अर्जुन नॉट नोइंग दैट द हॉर्स इज ऑलरेडी डेड, और यहाँ पे अर्जुन को पता नहीं है कि उसका हॉर्स पहले से मर चुका है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अब उसके बाद जब सबको पता चलता है कि डेथ हो चुकी है वो हॉर्स की, तो आपको बताना है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है इसके केस में, इस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। तो इन द प्रेजेंट केस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम बिटवीन अर्जुन एंड रवि फॉर द हॉर्स इज वॉइड, बिकॉज हॉर्स जो है वो पहले से मर चुका है, इन्हें नहीं पता था, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्निफाइंग विलिंगनेस बाय ए टू बी टू डू और टू abstain from doing something with a view to obtain the assent of B is called। इसे क्या बोला जाता है, इसे प्रपोजल बोला जाएगा। इसे प्रपोजल क्यों बोला जाएगा कि प्रपोजल की डेफिनेशन सबसे पहले जो है सेक्शन 2 क्लॉज ए में गिवन है, जिसमें क्लियरली ये बोला गया है कि जब एक पर्सन जो है, अ पर्सन विल सिग्निफाई टू अनदर, वो दूसरे को बताएगा कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं, कुछ चीज़ ऑब्टेन करने के लिए, और उसका व्यू क्या होगा, टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना, दूसरे पर्सन की एसेंट। एसेंट यहाँ पे किस चीज़ के लिए, उस एक्ट के लिए, तो इसे प्रपोजल बोला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ए कहता है बी से कि मैं अपनी कार तुम्हें 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, 5 लाख में बेचना चाहता हूँ, और बी उसे एक्सेप्ट करता है। जैसे ही ए बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वो प्रपोजल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज causing of an effect partially by an act or partially by an omission is an offense। ए अपनी डॉटर को कन्फाइन करता है एक रूम में, और ए जो है उससे क्या करता है, खाना भी नहीं देता है, जिसकी वजह से ए क्या हो जाती है, ए की डेथ हो जाती है फॉर स्टार्वेशन, भूख प्यास से। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि क्या वो लाइबल होगा या नहीं। तो यहाँ पे जो है ए बिल्कुल लाइबल होगा। यहाँ पे ए यहाँ पे क्यों लाइबल होगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो उसने बेटी को किया, अपनी बेटी को रॉन्गफुल कन्फाइन तो किया, उसके साथ साथ उसको उसके मरने का कारण भी बना। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है लोकसभा के लिए, तो यहाँ पे लोकसभा से रिलेटेड ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि द इलेक्टोरल रोल आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट। राइट टू वोट एक लीगल राइट है, ये फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं आता है, ना ही सोशल राइट है। और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्या होती है राइट टू वोट में, क्योंकि आर्टिकल अगर हम 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करता है कि जो इंडिया है वहाँ पे जो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में वोट किस बेसिस पे दिए जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं कहता कि हर पर्सन को वोट देने का अधिकार होगा, ये डायरेक्टली नहीं कहा गया। तो इसीलिए ये एक लीगल राइट है। फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसने जो है फर्स्ट ड्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो एडवाइजरी ब्रांच ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि ए कमिट्स अ टॉर्ट, ए ने टॉर्ट कमिट किया इफ विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन ही परसुएट्स बी टू ब्रीच हिज कॉन्ट्रैक्ट विथ सी, स्ट्राइक इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे अगर कोई किसी को परसुएट कर रहा है किसी चीज़ के लिए जो क्या है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे वो क्या होगी, स्ट्राइक मानी जाएगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर जैसे कि ए जो है वो क्या कहता है कि बी को कहता है कि तुम क्या कर लो, सी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो ये स्ट्राइक ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानी जाएगी। तो जैसे कि फैक्ट इसका क्या है, मिस्टर मेहता हु इज वर्कमैन इन नेशनल स्टील कंपनी परसुएट्स मिस्टर जोस टू ज्वाइन द स्ट्राइक अलॉन्ग विथ अदर
डिमेनिंग द reinstatement of a convicted worker of the national steel company। तो यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर मेहता के कहने पर मिस्टर जोश जो हैं वो क्या कर लेते हैं, उनके साथ स्ट्राइक ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर मेहता ने क्या किया है, टॉर्ट कमिट किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरवेनिंग एक्ट। तो इसमें से जो इंटरवेनिंग एक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये पूछा है नॉट अ टाइप, यानी कि एक्ट ऑफ क्लेमेंट जो है वो इंटरवेनिंग का टाइप होता है। कोई नेचुरल इवेंट हो जाता है वो भी इंटरवेनिंग का टाइप होता है, और एन एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी जो है वो भी क्या होती है, इंटरवेनिंग का टाइप होता है। तो इंटरवेनिंग का मतलब यही होता है कि सडनली कुछ होना, सडनली बीच में आना, उस चीज़ की, उस इंटरवेनिंग एक्ट की वजह से जो परफॉर्मेंस है वो ना हो पाना। तो इसमें एन एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट वो क्या है, नॉट अ टाइप ऑफ इंटरवेनिंग एक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो है वो डिवोर्स का ग्राउंड नहीं है। पहले इंसैनिटी और एपिलेप्सी ये दोनों डिवोर्स के ग्राउंड हैं। पहले लेप्रेसी जो था वो भी डिवोर्स का ग्राउंड हुआ करता था, बट अब लेप्रेसी जो है वो डिवोर्स का ग्राउंड नहीं है। तो यहाँ पे जो लेप्रेसी के साथ, तो लेप्रेसी का मतलब होता है कोढ़, ये डिसीज़ अब जो है वो जल्दी इसको इम्प्रूव कर लिया जाएगा कि इसका इलाज हो सके, और इसके साथ लेप्रेसी को अब डिवोर्स के ग्राउंड से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी जो है उन्होंने थेफ्ट कमिट करने के लिए एग्री हुए, बट जेड के हाउस में, बट नो थेफ्ट इज एक्चुअली कमिटेड, दे आर गिल्टी। तो यहाँ पे क्या है कि ए और बी जैसे ही वो थेफ्ट कमिट करने के लिए एग्री हो गए, तो यहाँ पे उनके इस एग्री होने के साथ ही वो कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई। अगर वो थेफ्ट कमिट कर पाते तो वो थेफ्ट के लिए भी लाइबल होते, लेकिन वो थेफ्ट उन्होंने कमिट नहीं किया, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी बनाई। तो यहाँ पे वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल होंगे, चाहे उन्होंने थेफ्ट कमिट किया हो या ना किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस थेफ्ट फ्रॉम एक्सटोर्शन। तो यहाँ पे एक्सटोर्शन और थेफ्ट में कौन सी जो लाइन है वो करेक्टली डिफरेंसेस बताती है। तो वो ऑप्शन सी है कि थेफ्ट में क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी को लिया जाता है, और एक्सटोर्शन में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होती है। कि जैसे मान लीजिए ए ने बी के ऊपर गन पॉइंट रखा और उसको बोला कि तुम अपने घर में किसी को बोलो कि तुम्हारे घर के पेपर्स यहाँ पे लेकर आए, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ऐसे में क्या होगा कि बी अपने घर में फ़ोन करके किसी को कहता है कि तुम प्रॉपर्टी के पेपर लेके यहाँ आ जाओ, और वो प्रॉपर्टी के पेपर क्या करता है, बी ए को दे देता है, और ए बी को जाने देता है या नहीं ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कंडीशन में जैसे ही वो डिलीवरी हो जाती है तो यहाँ पे वो एक्सटोर्शन कमिट हो जाता है। तो एक्सटोर्शन और थेफ्ट में ये फ़र्क है। अ लीज एग्रीमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंपैक्ट। लीज जो है वो कंपैक्ट के फॉर्म में होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो कौन से एक्ट के अंदर में पनिशेबल है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर पनिशेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कंपल्शन। अबेटमेंट जो है यहाँ पे किसके कॉन्स्पिरेसी होती है, अबेटमेंट में एडिंग होती है, इंस्टिगेशन होता है, तीनों ही जो है अबेटमेंट में आते हैं कि, लेकिन जो कंपल्शन है वो कंपल्शन अबेटमेंट में नहीं आता। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, अ पर्सन अबेट, अगर कोई पर्सन अबेट कर रहा है द डूइंग ऑफ अ थिंग, कुछ काम करवाने के लिए, इफ़ ही इज इंस्टिगेट एनी पर्सन, अगर वो किसी पर्सन को इंस्टिगेट करता है कि तुम ये करो या इसी काम में engaged with one or more other person, और पर्सन इज एनी कॉन्स्पिरेसी। पहला एलिमेंट यहाँ पे इंस्टिगेट, दूसरा कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग, इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन और एक्ट भी आता है, और इसके साथ यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी के साथ आप इंटेंशनली एक्ट करते हो। ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये स्टेजेस हैं अबेटमेंट के। आप इन तरीके से भी अगर किसी को अबेट कर रहे हो तो आप अबेटमेंट के लिए लाइबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्स इंस्टिगेट वाई टू मर्डर जेड। एक्स वाई को इंस्टिगेट करता है जेड का मर्डर करने के लिए। वाई इन द परसुएशन ऑफ इंस्टिगेशन,
यहाँ पे वो क्या करता है, स्लैप्स जेड, और जेड जो है वो रिकवर तो हो जाता है उसके घाव से, लेकिन यहाँ पे वाई जो है वो उस पर अटैक कर देता है। तो एक्स यहाँ पे किसके लिए लाइबल होगा, एक्स का बताना है, वाई का नहीं बताना है। तो एक्स जो है यहाँ पे अबेटमेंट के लिए लाइबल है। तो एक्स इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग वाई टू कमिट मर्डर, चाहे जेड रिकवर हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जो एक्स ने कमिट कर दिया उसके लिए वो लाइबल होगा, उसकी इंस्टिगेशन के लिए। जो उसने ऑफेंस किया है अबेटमेंट का, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है, द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट डिपेंड्स अपॉन इंस्टिगेशन एंड नॉट अपॉन इट्स इफेक्ट। टू ब्लो द गोल्फ, टू ब्लो द गोल्फ का मतलब होता है कि आप किसी के सीक्रेट को रिवील कर दो। और इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेकेंड नॉवल प्रूव टू बी अ फ्लैश इन द स्पैन। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके, ये तो आपको दिख ही गया क्या है आंसर, तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। जैसे कि सलमान खान काफ़ी लोगों का फेवरेट, तो यहाँ पे क्या होता है, उनकी एक मूवी थी ट्यूबलाइट, तो काफ़ी लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि इसके बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, हीरो बहुत बड़े हैं, तो ये हिट जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो ट्यूबलाइट जो है वो मूवी फ्लॉप चली गई। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है। तो ये इडियम्स उसी का मतलब है कि अ फ्लैश इन द पैन, कि इतने सब एक्सपेक्टेशंस के बाद भी वो वैसा रिजल्ट नहीं दे पाए। तो वन दैट प्रॉमिसेस ग्रेट सक्सेस बट फेल्स। तो यहाँ पे इसकी ये भी है एक्सप्लेनेशन, ये भी है, आप इसे पढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायरेक्शंस क्या गिवन है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड एंड मार्क इट। तो यहाँ पे आपको प्रीवेरिकेट बताना है। प्रीवेरिकेट का यहाँ पे बेस्ट वर्ड जो इसको सेम मीनिंग बताए। तो इसका वैसे मतलब क्या होता है कि प्रीवेरिकेट का मतलब होता है कि किसी की टू मेक अ स्टेटमेंट वन नोज टू बी अनट्रू, जिसे तुम जानते हो कि ये सही नहीं है फिर भी आप क्या बनाते हो, स्टेटमेंट बनाते हो। तो जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं इसका, ड्यूरिंग द हियरिंग द विटनेस वाज विलिंग टू प्रीवेरिकेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे कई बार हम जानते हैं कि हमारा फ्रेंड गलत है, लेकिन हम उसको बचाने के लिए उसकी अनट्रू जो स्टेटमेंट होती है उसको भी हम मतलब ऐसे दिखाते हैं कि वो सही है, मतलब गलत जानते हुए भी उसे एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे मैंने साइनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपको दिए हैं, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये आपके काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन इन द क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ। इसमें जो है वो रिडोलेंट का मतलब क्या होता है, रिमिस्केंट इसका सिमिलर मतलब है, जिसका मतलब होता है हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल, बहुत अच्छी स्मेल। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपकी किसी से पुरानी यादें जुड़ी होती हैं, या इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है और इसके एंटोनिम्स हैं जिससे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल 370 है, ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, अब नहीं देता है। तो ये जब स्टार्टिंग के टाइम पे एक्सिस्ट करता था इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसके बीच के एग्रीमेंट की वजह से ये हुआ था, तो ये जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो अयोध्या वर्डिक्ट आई थी, अयोध्या वर्डिक्ट में इनमें से कौन से जो चीफ जस्टिस हैं वो नहीं थे, क्योंकि अयोध्या वर्डिक्ट जो थी वो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, और इसमें ये 5 जजेस थे, रंजन गोगोई, एस.ए. बोबडे, डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नाजिर। तो यहाँ पे ये दूसरा ऐसा केस है जिसकी प्रोसीडिंग्स 40 दिन तक चली थी, बहुत दिन तक लगातार चली थी। तो यहाँ पे जस्टिस गवई जो है इनकी 5 जजेस के बेंच में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे इन अ स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स बोड वेल फॉर अ लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए कौन सी जो सेल है यहाँ पे वो पाई गई है कोविड-19 पेशेंट में, तो किस नाम पे, बोट वेल पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सी सेल। तो इसके बारे में ये गिवन है, सी सेल्स आर नॉन एज इम्यून वेरियर्स। इसे इम्यून वेरियर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो काफ़ी सारे वेरियर्स से फाइट करने में हेल्प करती है। बट देयर इम्पोर्टेंस फॉर बैटलिंग सार्स और कोविड-2 द वायरस दैट कॉजेज, जो कोविड-19 का वायरस है ये क्लियर नहीं है, ये इसमें इतनी हेल्प नहीं कर रही है। तो रिसर्च से अब जो है काफ़ी अच्छे आ चुके हैं। जब ये वीडियो बन रही है इस टाइम रशिया ने जो है यहाँ पे वैक्सीन खोजने का दावा किया है, अब देखते हैं क्या होता है।
नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का है 3, 10, 8 क्वेश्चन मार्क। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है कि 2 का यहाँ पे रूट है और -1 है। सेकेंड टर्म में क्या है 3 का रूट है +1 है। और थर्ड में क्या है कि 3 का रूट है -1 है। तो फोर्थ में क्या होगा, एक टर्म बढ़ेगा और एक नंबर भी बढ़ेगा। फोर्थ का रूट होगा और +1। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज 17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, 126। यहाँ पे सिंपल है, ये वाली पोजीशन यहाँ आ रही है तो ये वाली पोजीशन यहाँ आएगी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इसमें से कौन सा आर्टिकल जजेस के अपॉइंटमेंट के पे डील करता है? 217, और ये हाई कोर्ट के जजेस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयुक्त। लोक आयुक्त जो है यहाँ पे उसका इंस्टीट्यूशन सबसे पहले जो है वो महाराष्ट्र ने एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान किसने लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विथ पिरामल फाउंडेशन। ये नीति आयोग ने जो है उसको क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR इज ये सबसे पहले जो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये UN की एक एजेंसी है, इसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विल टेक चार्जेस एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो यहाँ पे जो चेयरमैन ये बने हैं, ये चेयरमैन बने हैं उर्जित पटेल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।